हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3.2। तो इस चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.2 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यदि आप इसके पहले सभी वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो स्टूडेंट आइए क्वेश्चन नंबर 19 को हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करेंगे एकदम आसानी से। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है, यानी कि कोई हमारा व्यापार है, उसके पास 30,000 रुपये हैं। 30,000 रुपयों का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करता है। दो भिन्न भिन्न प्रकार से उसको निवेशित करता है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। उसे जो फर्स्ट प्रकार का बांड होता है उस पे 5% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है और जो द्वितीय वाला बांड है उस पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। अव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 पहला हो और उसके बाद दूसरा हमारा 2,000 रुपये है। तो आइए स्टूडेंट हम देखते हैं। तो यह हमारा क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिसेस अव्यूह का क्वेश्चन नंबर 19 है। तो इसमें हम सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ा, अब हम समझते हैं। हम मान लेते हैं कि माना प्रथम बांड पर x रुपये निवेशित करता है और द्वितीय बांड पर हमारा टोटल कुल है हमारा 30,000 रुपये, उसके पास 30,000 रुपये है। 30,000 रुपये में से प्रथम बांड पर हमने मान लिया कि x रुपये निवेशित करता है और तब द्वितीय बांड पर क्या होगा, हमारा जो 30,000 बचा है 30,000 माइनस x रुपये निवेशित करेगा, क्योंकि x रुपये तो पहले वाले बांड पर निवेशित कर दिया और टोटल उसके पास कुल है 30,000 रुपये। तो पहला तो हमारा x रुपये निवेशित कर दिया और उसके बाद जो हमारा 30,000 दूसरे बांड पर जो हमारा निवेश करेगा व्यापारी, वह 30,000 माइनस x रुपये निवेशित करेगा, क्योंकि उसके पास शुरू में तो x रुपये वह निवेशित कर दिया लेकिन उसके कुल टोटल इतने हैं। यदि आप सोचें कि 5 रुपये वह प्रथम बांड पर निवेशित कर देता है तो द्वितीय बांड के लिए उसके पास कितना रुपये शेष बचता है। तो द्वितीय बांड के लिए आप निकालेंगे 30,000 माइनस 5 कर देंगे तो जितना आएगा उतना वह द्वितीय बांड पर निवेशित कर देगा। तो आइए प्रश्नानुसार इसको मैट्रिक्स के रूप में हम सॉल्व करते हैं। पहला वाला है मैट्रिक्स के रूप में हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हो जाएगा हमारा x, पहले इसमें हम रुपए लिख लेंगे, इस पंक्ति वाले में हम रुपए लिख लेंगे। पहले बांड पर हमारा x रुपये निवेशित करता है और उसके बाद दूसरे बांड पर हमारा 30,000 माइनस x रुपये निवेशित करेगा। तो हमारा पहले बांड पर जो दिया है, पहले बांड पर हमें दिया गया है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से वह ब्याज प्राप्त करता है पहले वाले बांड पर। तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त करता है। तो यहाँ पे प्रतिशत का मतलब है यदि यहाँ से प्रतिशत हटेगा तो इसको हम इस प्रकार से, यह बराबर होगा, यहाँ से प्रतिशत हटेगा तो इसके बटे में आ जाएगा 100, इस प्रकार से। तो यहाँ पर वही हमने लिखा है 5/100 लिखा है। और जो हमारा दूसरे वाले पर है, दूसरे वाले पर हमारा 7% बोला है क्वेश्चन में, 7% निवेशित करता है, वार्षिक ब्याज उसे प्राप्त होता है 7%। तो हमने 7% को इस प्रकार से लिख सकते हैं 7/100, जिस प्रकार से इसको 5/100 लिखे हैं इस प्रकार से इसको भी 7/100 लिख सकते हैं। तो हमने इस रुपए वाले को क्यों पंक्ति में रखा है और जो हमारा ब्याज वाला है क्यों कॉलम में रखा है। तो स्टूडेंट हमको ज्ञात करना है कि वह इस प्रकार से निवेशित करता है तो यह 1800 रुपये उसको ब्याज प्राप्त होता है। तो क्यों आप जानते हैं कि जो हमारा पहला वाला बांड है x रुपये वाला बांड, x रुपये वाले बांड पर वह 5% वार्षिक ब्याज प्राप्त करता है। तो यदि हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाले एलिमेंट्स का इसमें मल्टीप्लाई होगा और इस दूसरे वाले का इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसको पंक्ति और इस वार्षिक ब्याज जो हमारा प्रतिशत में दिया गया है कितना प्राप्त होता है उसको हमने कॉलम में रखा है। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x/100 और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 7 हमारा बाहर हो जाएगा और इसमें पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा।
7 ब्रैकेट में 30,000 माइनस x बटे 100। इस प्रकार से हमारा एलसीएम 100 है, दोनों बराबर है, तो इसका एलसीएम हम ले लेंगे 100 हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई उस तरफ हो जाएगा, तो उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इतना हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम 5x माइनस 7x है, तो यहाँ से हमारा बचेगा माइनस का 2x, यहाँ से हमारा इतना है और इसके बाद हमारा इस तरफ इतना है। तो स्टूडेंट यदि आप यहाँ से इस जो हमारा यहाँ पर माइनस 2x है, यदि उसको बराबर के उस तरफ ले जाएं तो क्या होगा, प्लस का 2x, और ये जो हमारा यहाँ पर इतना है, यदि हम इसको इस तरफ ले आएँ तो हमारा हो जाएगा माइनस का। तो वही हमने लिखा है यहाँ पर, उसको उस तरफ ले गए तो 2x हो गया, और यह वाला अपने स्थान पे जो पड़ा हुआ है प्लस के रूप में, और इसको जब इस तरफ लाएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का, तो वही हमने लिखा है। तो यहाँ से जब हमने इसको घटाया तो हमारा बच गया 30,000। 2x यदि हम इसको घटाएंगे तो बचेगा 30,000, तो x बराबर लिखेंगे तो क्या 2 हमारा बट्टे में आ जाएगा, 30,000 बट्टे 2, तो कैंसिल हो जाएगा, हमारा 15,000 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें पता चल गया कि पहले बांड पर जो निवेश करेगा, पहले बांड पर निवेश करेगा 15,000 रुपये। तो पहले बांड पर तो हमारा 15,000 रुपये निवेश कर लिया, और दूसरे बांड पर कितना करेगा, तो पहले बांड पर जितना किया है और जो टोटल उसके पास पैसा है उसमें से माइनस कर देगा। तो उसमें से जो हमारा प्रथम बांड पर निवेश कर दिया वह 15,000, उसके पास टोटल कुल 30,000 रुपये, तो 30,000 में से 15,000 रुपये माइनस कर दिया, तो दूसरे बांड पर व्यापारी ने 15,000 रुपये निवेश किया, जिससे कि उसको कुल मिलाकर 1,800 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। तो आइए अब अगला देखते हैं बी, जो कि हमें आरएस कुल वार्षिक ब्याज प्राप्त होगा वह 2,000 रुपये होगा। तो आइए इसी क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट बी देखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 में जो हमारा उसका बी पार्ट दिया है, बी पार्ट में सेम क्वेश्चन नहीं दिया गया है, बस आपको जो यहाँ पर 1,800 रुपये वार्षिक ब्याज प्राप्त हो रहा है, 1,800 के जगह पर हमारा प्राप्त हो जाएगा सिर्फ 2,000 रुपये, हमें पुट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। सेम क्वेश्चन सारे उसी प्रकार से सॉल्व होंगे। हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़कर उसके बाद यह क्वेश्चन जो दिया गया है हमारा वर्ड प्रॉब्लम का दिया गया है, इसको हमें मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ा जाता है और डाटा पढ़ा जाता है, उसके बाद डाटा अपने माइंड में फिट किया जाता है कि कितना किस प्रकार से दिया गया है। तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें रखी हुई हैं। यानी कि कोई हमारा स्कूल है, स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान का किताब रखा गया है और 8 दर्जन भौतिक विज्ञान का किताब रखा गया है। उसके बाद 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें रखी गई हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः, यानी कि जो बेचने का रेट होता है वह 80 रुपये और 60 रुपये तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक, यानी कि एक पुस्तक का मूल्य 80 रुपये और 60 रुपये 40 रुपये है। आप व्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कितनी कुल धनराशि प्राप्त होगी। तो हमें प्राप्त करना है कि यदि हम कुल पुस्तक जितनी पुस्तक हैं इतनी पुस्तक बेच देते हैं तो हमें कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो आइए स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को हमने 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से पढ़ा, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया है 10 दर्जन रसायन विज्ञान और 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें दी गई हैं। तो हम एक मैट्रिक्स लेंगे, वो मैट्रिक्स का नाम सपोज हमने ए रख दिया। ए बराबर मैट्रिक्स ए में हम कुल पुस्तकों की संख्या लिखेंगे। इस पुस्तकों की संख्या क्या होगी, 10 दर्जन रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान 10 गुणे 12, एक दर्जन में हमारी संख्या कितनी आती है, 12 आती है। तो इसलिए 10 गुणे 12 यानी हमारी इतनी रसायन विज्ञान की पुस्तकें हो गई, और 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की पुस्तकें हो गई, और उसके बाद हमारा दिया गया है 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हो गई। तो 10 गुणे 12, इस प्रकार से हमने पुस्तकों का एक मैट्रिक्स बना लिया। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 120, और यहाँ पे 96, इसका मल्टीप्लाई 12 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, और यहाँ से भी 120 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम इस मैट्रिक्स का कोटि देखें तो क्या होगा, रो की संख्या कितनी है 1 और कॉलम कितने हैं 3। तो यानी कि अब उसके बाद जो हम मैट्रिक्स बी लेंगे, एक मैट्रिक्स हम बी लेंगे, मैट्रिक्स बी
लेंगे मैट्रिक्स बी में, यदि आप मैट्रिक्स बी में हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बी में जो बुक के मूल दिए गए हैं उनको लिख लेंगे। तो मैट्रिक्स बी में हम मूल्य लिखेंगे, हमारा दिया गया है जो रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र की पुस्तक हैं उनके विक्रय मूल्य क्रमशः हैं 80 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये। 80 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये। यदि आप इस मैट्रिक्स बी का कोटि देखें तो कोटि क्या होगी, मैट्रिक्स की कोटि होगी। तो स्टूडेंट यदि हम इसका परिवर्त निकालें, मैट्रिक्स बी का परिवर्त, तो मैट्रिक्स बी का परिवर्त का चिन्ह यह होता है, ऊपर हम डैश लगाते हैं और बराबर हो जाएगा, यह जो रो है यह कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 18, 60 और 40 इस प्रकार से हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स बी। तो हमें मूल्य ज्ञात करना है, तो इस मैट्रिक्स ए में हम मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स बी का, तो क्या होगा, मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स बी का, तो मैट्रिक्स इस प्रकार से हम लिखेंगे ए बी। तो मैट्रिक्स हमारा ए कितना है, यहाँ पर है 120, 96, 120। तो इस प्रकार से है 120, 96, 120, यह हमारा मैट्रिक्स ए है। अब उसके बाद मैट्रिक्स बी हम लिखेंगे, मैट्रिक्स बी हमारा है 80, 60, 40। इस प्रकार से हमारा मैट्रिक्स बी दिया गया है। यदि आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि हमें सभी पुस्तकों का मूल्य प्राप्त करना है, हमने इसको कॉलम के रूप में क्यों लिया, कॉलम के रूप में हमने इसलिए लिया क्योंकि हम जानते हैं हमें दिया गया है जो पुस्तक हैं 120 पुस्तक, जो पहली पुस्तक है हमारी रसायन विज्ञान की 10 दर्जन पुस्तक थी, उसका मूल्य कितना दिया है 80 रुपये। तो इसका 120 का मल्टीप्लाई होना चाहिए इससे, तो आएगा हमारा 80 रुपये। 80 रुपये का मल्टीप्लाई होना चाहिए 120 से, 60 का होना चाहिए 96 से, क्योंकि यह जो 120 है हमारी 120 पुस्तक हैं और रसायन विज्ञान की पुस्तक हैं, और एक रसायन विज्ञान की पुस्तक का मूल्य है हमारा 80 रुपये। तो इसलिए हमने इसको कॉलम के रूप में मैट्रिक्स बी को लिया। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। यदि आप यहाँ से देखें कि जो हमारी नई मैट्रिक्स आएगी वह मैट्रिक्स किस कोटि की होगी, तो यहाँ से इस मैट्रिक्स की कोटि हम क्या लिखेंगे, एक पंक्ति है तो 1 गुणे कॉलम 3 है तो 3, और यहाँ पर पंक्ति की संख्या कितनी है 3 है, और कॉलम कितने हैं 1, 3 गुणे 1। तो हमने आपको बताया है पिछली वीडियो में कि मल्टीप्लाई होने के लिए दो मैट्रिक्स का यह दोनों जो टर्म हैं आपस में इक्वल होने चाहिए, और जो नई मैट्रिक्स आएगी इन दोनों कोटि की मैट्रिक्स आएगी, 1 गुणे 1 की मैट्रिक्स की कोटि की आएगी नई मैट्रिक्स। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे 120 का 80 में करेंगे मल्टीप्लाई, तो 120 मल्टीप्लाई बाई 80 प्लस 96 मल्टीप्लाई बाई 60 हो जाएगा हमारा, फिर प्लस 120 मल्टीप्लाई बाई 40। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम इसका मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं कितना आता है। मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि इसका आंसर कितना आता है, सॉल्व करेंगे इसको। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इसका ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 120 का 80 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 96, यानी कि 9600 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5760 रुपये प्लस इसका आ जाएगा 4800 रुपये आ जाएगा। अब हम इसको ऐड करते हैं, ऐड करने पर हमारा कितना आ जाएगा, तो आइए ऐड करते हैं 9600 प्लस उसके बाद 4800 कितना आएगा 14400। उसके बाद इन दोनों इसको ऐड करेंगे जो कि 5760 रुपये है। कुल टोटल आ जाएगा हमारा ए बी बराबर 20,160 रुपया। यही हमारा हो जाएगा आंसर,
यानी कि कुल पुस्तक हम बेचेंगे तो कुल पुस्तक बेचने के बाद हमें प्राप्त हो जाएगा, जो प्राप्त राशि होगी विक्रय मूल्य का कुल 20,160 रुपये हमें मिलेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है हमारा, दिया गया है मान लीजिए कि एक्स वाई जेड तथा पी क्रमशः, तो पहले हम लिखते हैं एक्स वाई जेड और उसके बाद एक्स वाई जेड डब्लू पी दिया गया है क्रमशः 2 गुणे इतना इतना कोटियों के अवयव हैं। एक्स हमारा कितना कोटि का दिया गया है, 2 गुणे n कोटि का अवयव दिया गया है, और y किस कोटि का अवयव दिया गया है, y हमारा दिया गया है 3 गुणे k कोटि का अवयव दिया गया है, और उसके बाद z दिया गया है 2 गुणे p, z की कोटि क्या है 2 गुणे p, और उसके बाद w का कोटि n गुणे 3, तो n गुणे 3 हो जाएगा इसकी कोटि, और p की कोटि क्या दिया गया है, p की कोटि दिया है p गुणे k, p गुणे k। इस प्रकार से हमें कोटि दिया गया है। और आगे पढ़ते हैं, आगे क्या पूछ दिया गया है, अवयव की कोटियों के अवयव हैं नीचे दिए प्रश्न संख्या 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनें। हमें सही आंसर चुनना है कि सही आंसर क्या होगा। तो यह हमें इतना रिलेशन दिया गया है कि जो हमारे एक्स मैट्रिक्स है, यह हम मान लेते हैं सपोज दैट यह कोई हमारी मैट्रिक्स एक्स है, मैट्रिक्स एक्स की कोटि क्या है 2 गुणे n की मैट्रिक्स की कोटि है। अब उसके बाद जो हमारी वाई मैट्रिक्स है, वाई मैट्रिक्स की कोटि क्या है, वाई मैट्रिक्स की कोटि हमारी 3 गुणे k की वाई मैट्रिक्स की कोटि है, और जो जेड मैट्रिक्स की कोटि है, जेड मैट्रिक्स की कोटि है हमारी 2 गुणे p की है। अब उसके बाद जो हमारी डब्लू मैट्रिक्स है, इसकी कोटि है हमें यहाँ पर दिया गया है n गुणे 3 की है, और जो p मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स p की कोटि हमारी है, यह क्वेश्चन नंबर 21 है। मैट्रिक्स p की हमारी यहाँ पर कोटि है p इंटू k, इस प्रकार से है। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ दिया गया है, क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा गया है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए n k तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा। तो आइए इसको देखते हैं। हमसे पूछ दिया गया है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को परिभाषित होने के लिए n और k और p में क्या रिलेशन होने चाहिए। तो p हमारी मैट्रिक्स यहाँ पर है, मैट्रिक्स p की कोटि कितनी है p इंटू k, तो हम लिखते हैं मैट्रिक्स p है हमारी p इंटू k कोटि की, और उसके बाद जो मैट्रिक्स y है हमारी y मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स y की कोटि हमें यहाँ से 3 इंटू k मैट्रिक्स की कोटि है, तो 3 इंटू k मैट्रिक्स की कोटि है, प्लस जो हमारी w वाली मैट्रिक्स है, w मैट्रिक्स की कोटि यहाँ पर क्या दिया गया है n गुणे 3, तो n गुणे 3 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर y मैट्रिक्स की कोटि जो है, y मैट्रिक्स की कोटि हमें दिया गया है यहाँ पे 3 इंटू k है, 3 इंटू k, इस प्रकार से दिया गया है। इसे परिभाषित होने के लिए n k और p में क्या रिलेशन होने चाहिए, यह हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ से यह दोनों परिभाषित होने के लिए p और y का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए हमारा k होना चाहिए 3 के बराबर। तो यहाँ से हमारा रिलेशन निकल कर आ गया कि k तो बराबर होना चाहिए 3 के, और यहाँ पे 3 तो 3 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और जो k बराबर 3 होना चाहिए, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी मैट्रिक्स आएगी, नई मैट्रिक्स आएगी जो, तो उस मैट्रिक्स का कोटि क्या है, सपोज दैट हमारी p और y मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद कोई हमारी मैट्रिक्स आ जाती है x, मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स आ जाती है x हमारा, तो उस नई मैट्रिक्स की कोटि क्या होगा, नई मैट्रिक्स का कोटि होगा p गुणे k का, तो p गुणे k के रूप का होगा मैट्रिक्स। उसके बाद प्लस, तो जो हमारी यह मैट्रिक्स, ये इसका मल्टीप्लाई करने के बाद डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद हम मान लेते हैं कोई हमारी मैट्रिक्स एक आ गई, कोई मैट्रिक्स आ गई, हम लेट कर लेते हैं। तो कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद m आ गया हमारा, तो उस मैट्रिक्स जो हमारी नई मैट्रिक्स आएगी उसकी कोटि क्या होगी, तो उसकी कोटि n गुणे n की होगी।
तो यहाँ से हमारा निकल गया n गुड़े k की होगी, तो n गुड़े k की होगी। तो स्टूडेंट यहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं। यहाँ से ऐड होने के लिए हमारा क्या इक्वल होना चाहिए आपस में। तो यहाँ से हमारा रिलेशन निकल कर आएगा, वह रिलेशन क्या निकल कर आएगा, यह जब दोनों मैट्रिक्स ऐड होंगी तो यह जो हमारी मैट्रिक्स k है वह n के बराबर होनी चाहिए। तो सॉरी, k मैट्रिक्स तो हमारी k के बराबर होनी ही चाहिए, k मैट्रिक्स k के बराबर होनी चाहिए। जो हमारी मैट्रिक्स यहाँ से p है वह मैट्रिक्स p हमारी n के बराबर होनी चाहिए, तभी यह ऐड होगा आपस में। तो यहाँ से हमारा रिलेशन निकल कर आया कि मैट्रिक्स जो p है वह n के बराबर होना चाहिए। तो यह हमारा पहला रिलेशन, यह दूसरा रिलेशन, यह दोनों आने चाहिए। तो जिसमें आएगा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो k बराबर 3 और p बराबर n, तो यह हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर हमने निकाला k बराबर 3 और p बराबर n, ऑप्शन नंबर हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या दिया गया है, यदि n बराबर p हो तो अभी 7x - 5z की कोटि क्या है। हमें दे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 में, यदि n बराबर p हो तो दिया है 7x - 5z की कोटि क्या होगी। हमें इस मैट्रिक्स का कोटि बताना है, इस मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी। तो 7x मैट्रिक्स जो है हमारा, x मैट्रिक्स की कोटि क्या होगा। यहाँ से x मैट्रिक्स का कोटि हमने यहाँ पर लिखा है, x मैट्रिक्स की कोटि होगी 2 गुणे n की। तो यहाँ से हम लिखेंगे x मैट्रिक्स हमारी है, इसकी कोटि क्या होगी 2 गुणे n की होगी और -5, और जो हमारा यह z मैट्रिक्स है, z मैट्रिक्स का यहाँ से कोटि हम ज्ञात करेंगे 2 गुणे p है। तो यहाँ से लिखेंगे 2 गुणे p है। तो ऐड होने के लिए आपस में क्या क्या इक्वल होने चाहिए। तो ऐड होने के लिए यह हमारा इक्वल होना चाहिए, 2 इक्वल होना चाहिए, p के इक्वल होना चाहिए, और n जो है हमारा 2 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हम निकालेंगे रिलेशन, n बराबर होना चाहिए हमारा 2 के, और यहाँ से 2 बराबर होना चाहिए p के, या p बराबर होना चाहिए 2 के। तो रिलेशन तो हमारा यह निकल गया। जब हम ऐड करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स का कोटि क्या आएगी, जब हम घटाएंगे, जब हम 7x वाली मैट्रिक्स में से 5z वाली मैट्रिक्स को घटाएंगे तो हमारा रिलेशन क्या निकल कर आएगा और इसकी कोटि क्या होगी। तो यहाँ से हमें दे दिया गया है जो n है, n बराबर है p के, यानी कि हम n के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, n के स्थान पे हम p लिख सकते हैं और p के स्थान पे हम n लिख सकते हैं। तो यदि हम यहाँ से लिखना चाहें तो 7x, और इस n के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, n के स्थान पे हम p लिख सकते हैं 2 × p माइनस का। उसके बाद हमारा क्या होगा, और इस p के स्थान पे हम p ही रहने देते हैं 5z, और यहाँ से हम क्या रहने देंगे 2 × p। या तो मैट्रिक्स की कोटि ये हो सकती है 2 गुणे p, यानी कि 2 × p हो सकती है मैट्रिक्स की कोटि, या तो फिर ए हो सकती है। यहाँ से यदि हम एक और रिलेशन निकालें कि p बराबर n पुट कर दें, तो यहाँ से पहले हम यह मैट्रिक्स लिखते हैं। यह मैट्रिक्स हमारी कितनी दी गई है, यह मैट्रिक्स दी गई है 7x, और यहाँ पर हमारा इसका कोटि क्या है 2 × n माइनस 5z की कोटि क्या है, z की कोटि है 2 × p। 2 × p दी गई है। तो स्टूडेंट इस यहाँ पर हमें एक रिलेशन दिया गया है n बराबर p, तो हम p के स्थान पे n रख सकते हैं। तो 2 गुणे इस p के स्थान पे हम n रख देंगे, n हो जाएगा। तो हमारी मैट्रिक्स की कोटि जो निकल कर आएगी, मैट्रिक्स की कोटि होगी 2 × n हो सकती है या 2 × p। यह हमारी दो संभवतः मैट्रिक्स की कोटि है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। जो ऑप्शन में दिया गया होगा वह सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिया गया है 2 × n दिया गया है, तो यह ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट मुझे आशा है कि आप सभी को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।